जब अंधकार गहरा हो और उम्मीद का कोई सहारा ना लगे, तब विक्टर फ्रैंकल ने जीवन की खोज में मजबूती और अर्थ की तलाश में दिखाया। उसकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग एक कहानी है जिसमें विजय, हिम्मत और मुक्ति की शक्ति का आभास होता है। तो आइए शुरू करते हैं विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग से, जिसका मतलब है जीवन के अर्थ समझने की कोशिश करता है इंसान। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, और इसका जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो पक्के से ये समरी सुनने के बाद से ना आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज़्यादा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार मानने और नहीं मानने के बीच में सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, जो है पर्पस। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया था, ऐसा पर्पस जिसका वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या बुरा हो रहा है, इवन उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे लोगों में शामिल है इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक ऐसी जेल में बंद कर दिया गया था जहां पर हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी जिंदगी में एक वाई था, यानी कि एक पर्पस था। तो आइए इसी पर्पस के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर आपको भी आपकी लाइफ का कोई पर्पस जरूर मिल जाए। ये कहानी एक आम से कैदी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र तो नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी है, कई कहानियां लिखी जा चुकी है इस विषय पर। हमारी कहानी उस आम आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उस स्ट्रगल की कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिश में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे, हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा बराबर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त दिल होना पड़ता है। हाँ, शायद इसलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। ये वो ही समझ पाएंगे जिन्हें उस दुनिया को करीब से देखा हो। मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा मेरे बारे में कुछ भी जाने, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये किताब पढ़े। मैंने कैंप में साइकाइट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। अपनी आजादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना और मैं हमेशा लेइंग और खुदाई का काम करता था। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोद लिया। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन्स थे। इसके बदले में 12 सिगरेट्स या 12 सूप्स ले जा सकता था। हमें कंस्ट्रक्शन फिल्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फिल्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह मैं भी कैदी नंबर 119 से और 104 के बन के रह गया था। कैंप में एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडमिशन, दूसरा रूटीन और तीसरा लाइबरेशन। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहाँ के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफ़र किया। कैदियों को ठूस ठूस कर कैरेज में भाड़ा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे।
हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑस्ट्रिच पर आके रुकी। ऑस्ट्रिच का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चैम्बर्स। फिर जब जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची ऊंची दीवारें और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गया। हमारे कैरेज के दरवाजे खुले। धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सिर मुंडे हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे पीछे हम एक सीधे शेड में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गया, इन्हें कैपोस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहाँ रहकर पहले की जिंदगी से ज्यादा खुश थे। ये सारे कैंपोस असली गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहाँ लाए गए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला था। फिर हमने लाइन में खड़ा किया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइनें बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सबको जांच किया। वो हमको लेफ्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ रखे गए। उस एक इशारे ने हमारी ज़िंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम लिया जाएगा और जो लेफ्ट में हैं वो बीमार और बेकार हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त दिखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ्ट का मतलब था मौत और हमेशा से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्टेशन से क्रीमेटोरियम में ले गया, जिन्हें एक इमारत थी जिसके बड़े से दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया, मगर शॉवर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैं एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की जिससे लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरह इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहां से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुंच गया था, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने उसे जिंदा ही जला डाला। उस गैस चैम्बर के अंदर जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए भोज समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही नहीं, यही उनका तरीका था और इसलिए वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड्स अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लींसिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों से पास से गुजरने लगे। इन कांटेदार तारों में बिजली की करंट दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारी घड़ियों और जेवरों पर थी। फिर हम एक कंबल दिया गया जिसमें थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखी, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाज़त नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सब वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगे कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी, गार्ड्स ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर सेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया।
हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगे नहाने के लिए। ये गनीमत थी कि स्प्रे से सच में पानी आ रहा था, कि कोई गैस नहीं। मेरे बदन में चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगेपन के साथ देख रहे थे। इसके सिवा और चारा भी क्या है हमारे पास? बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बदन तक नहीं। हम नंगे गीले यूं ही खड़े थे। अब आगे क्या होगा यही सोचते हुए। रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रहा। वहीं हमारा बिस्तर था जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हमें साथ 8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जद्दोजहद कर रहे थे। अगले कुछ घंटों के लिए हम दर्द से आजाद थे। हम बगैर दांत मंजे अपने दिन की शुरुआत किए करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि पूरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। नहाना भी हमें मुश्किल से ही नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नाम नहीं। सही कहता है दोस्तोस्की कि इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने के ख्याल हम सबके जहन में आ रहे थे। हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चैम्बर में ले जाकर जिंदा ना जला दे। ऊपर से गार्ड्स अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और कब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ पता नहीं। हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर भी थे जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वो हमारे ऑस्ट्रिच पहुंचने के हफ्ते भर पहले ही आया था और उसी ने हमें बताया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहाँ काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहाँ ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं, बहुत निराश और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मुस्लिम्स कहकर बुलाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सब अपनी जिंदगियों से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस दिन से हम कैंप में आए थे, अपने घर और परिवार वालों की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और डरावना। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों के आदी होते गए। हम इतनी निराश थे जिंदगी से कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे बेहतर होते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ चिथड़े थे और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए कोठरियां दी गई थी। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखाई तो उससे कैदी सजा मिलती थी, कड़ी सजा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहाँ तक कि टट्टी भी। हमारी कोठरियां
एक तरह नरक से भी बदतर हालत में थी। जो नया कैदी लाया गया उनकी हालत और भी खराब थी। उसने लैट्रिन साफ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उनके मुंह पर तट्टी मार दी जाती और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे कैपोस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट परदेश निकाली जाती थी। उन्हें कैंप के चारों ओर कई कई घंटों गार्ड की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सजा के तौर पर बर्फ पर नंगा पैर खड़े होने का हुक्म मिला। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उस फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रेन हो गया था। ये हर रोज की बात थी जब हम लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मारते देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगा था। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना कोई दर्द, ना दुख, ना दया और ना ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम इन सब इंसानी जज्बातों को भूल चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था। ऐसा कालीपन जिसमें अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफूस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। सबको तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वो बहुत जोरों से कांप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने ही मर गए। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए को कोट झपट लेता था तो कोई उसके जूते और कोई कैदी का बच्चा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात कर रहा था और अब उसके मरते ही वहां हड़बड़ मच गई। उसकी चीजों को हथियाने की छीना झपट चल रही थी। उस शोरगुल के बीच में भी चुपचाप अपना सूप पीता रहा। गार्ड्स हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक्स पर काम कर रहा था तो बड़ी जोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्ता ही रहा था कि वहां खड़े एक गार्ड की नजर मुझ पर पड़ी। उसे ना जाने क्या सूझा कि उसने एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत उस जानवर सी लगी जो खेतों में काम करता है। मुझे एक बार सिर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौकों पर मार खाने से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह की मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोट दिया था। हमारी इंसानियत छीनकर हमें जानवर बनाया जा रहा था। लगभग हम सभी को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से एडमा हो गया था। हम सबका हाथ पैर बुरी तरह सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सूख चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते नहीं आ पाते थे, मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ में काम करते वक्त हम नंगे पांव नहीं रह सकते थे। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ में फिसल पड़ा और पीछे के बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड एक पल की भी देरी नहीं करता था अपने राइफल के पिछले हिस्से से हमें मारने में। हमें कहा जाता कि कमज़ोर लेबर हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं, मगर क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी तरह अपने परिवार और घर के लिए नहीं तड़पते हैं
और ना ही उन्हें बात बात पर जानवरों की तरह पीटा जाता है। हमारी ये उदासी एक तरह से हमारा सेफ डिफेंस थी। हमें सिर्फ किसी तरह जिंदगी जीते रहने की हवस थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहता कि चलो आज का दिन भी बीत गया। अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था तो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखता था। काम के दौरान गार्ड्स की आंख बचाकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा खाने का जिक्र किया करते। हम अक्सर आपस में रेसिपी शेयर किया करते थे। अपनी आज़ादी की उम्मीद दिल में लिए हम इस कैद से छूटने के बाद रीयूनियन के प्लानिंग भी करते थे। सभी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे यहाँ से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारे या खूबसूरत सपने हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर थे। कभी कभी हमें चीज और मैगरीन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेज या पतला सा जाम भी। हमारे भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्का थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चिथड़े थे। शरीर से जब सारा फैट खत्म हो जाता है तो शरीर खुद को ही खाने लगता है। भरपूर खुराक ना मिलने पर मसल्स गायब हो जाती है। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लगता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भूखमरी से अब किसकी मौत होगी ये हम यकीन से कह सकते थे। रात सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, ये शरीर मेरा, ये शरीर अब बस पिंजरा बनकर रह गया है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले तेज आवाज में 3 सीटियां बजाई जाती थी। आवाज सुनते ही हम उतना जल्दी उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे काम पर जाने के लिए, सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए, फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलते बर्फ पर मार्च करने के लिए। हर रोज रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब सिरे बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच खाने दिए जाते थे। यही हमारे पूरे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब इतने भूखे होते थे कि हमें से कुछ लोग तो पलक झपकते ही पूरा खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। मेरा तबादला ऑस्ट्रिच से डाचाऊ के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहां कुल 2000 कैदी थे।
जाते वक्त हमारी ट्रेन वेइना से होकर गुजारी वही शहर जहां मेरा घर था। प्रिजन कार के अंदर हम सब 50 लोग थे। हमें ठूस कर उस डब्बे में भरा गया था जिसमें एक भी कैदी नहीं थी। और जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। हमें से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ पूरे सफर में खड़े रहे। उस डब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे हमें बाहर का मंजर दिखा रहा था। ट्रेन की पटरियां मेरे वतन से होकर गुजरती थी और उस घर के पास से भी जहां कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नत की कि वे मुझे थोड़ी सी जगह दे दे ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं, मगर मेरी बातों और मेरे जज्बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं, कुछ पल के लिए ही सही, मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी, बल्कि उनमें से एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहाँ रह चुके हो, अच्छा फिर तो तुम पहले ही इस जगह को अच्छी तरह देख चुके होगे। जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान 1945 यानी कि 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑस्ट्रिच कैंप में टाइफस कहर फैला हुआ था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बन चुके थे। कई लोग इस बीमारी से मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर्स का इंतजाम किया गया, मगर वहाँ किसी भी तरह की दवा या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चर्स तैयार करता रहता था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया उस वक्त मैंने अपनी सभी मैनस्क्रिप्ट वहां जमा करवा दी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा करता था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट गया, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालात में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर काम करने की कोशिश के बाद अपनी कोठरी में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है, वो ये कि जो सरवाइव कर लेते हैं वो शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहाँ वही सरवाइव कर सकते हैं जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा अक्सर में एहसास में उड़ते पंछियों की तरह आज़ाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी, तो आप कैसे जिंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा हो तो शरीर भी सुख कर कांटे होने लगते हैं। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। तो ऐसे जिंदगी के मायने ही क्या है? एक कैंप प्रिजनर ऐसी जिंदगी से भला क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उनके पास अब भी कुछ बचा है जो उनके जिंदा रहने की वजह बन सके? या इस बेहतर तो वो हर मान कर
जीने की आस ही छोड़ दे। जैसा मैं कहा कि मैं कैंप में कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं था, पर मैं वहां रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीब से देखा था। उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बारीकी से समझा था। हमारे रोजमर्रा के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोटोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि ये प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है, जो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा शुरू कर दिया था। कई बार जरूरत पड़ती तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आज़ादी की उम्मीद का चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहाँ से निकलकर दोबारा जिंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते थे, और अगर आज़ाद होने के बाद कुछ ना बन सकता तो जिंदगी की नई शुरुआत करने का सपना भी हमारे मन में था। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि हम अभी जिंदा थे, हमारी सांसें सही सलामत थी, और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। एक दिन सुबह बहुत जल्द ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बे 2 3 4, बे 2 3 4, बे 2 3 4, बे 2 3 4। जो धीरे धीरे चल रहे थे उन्हें लाते पड़ रही थी। हम पानी से बाहर बहरे हुए गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उस अंधेरे में चलते रहे। तभी अचानक मेरे आगे वाला आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसे देख ले? यही अच्छा होगा अगर उन्हें ये सब पता ही ना चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा मैं आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीराने में इतनी तकलीफ झेल रहा था। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बातें करने लगा। उसके बारे में सोचते हुए मैं उससे सवाल पूछता रहा। वो उन सवालों के जवाब देती रही। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे, गांठ से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ख्यालों में डूबा था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू कर दिया। पीछे से गार्ड्स चिल्लाने जारी किए, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या सुअरों? मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोवर था, फिर चाहे वो मेरे पास थी या दूर। जिंदा थी या नहीं इस बात से क्या फर्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था।
ये बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद भी हम एक प्रिजनर अपने ज़िंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने के अर्थ समझे, चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा ना बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो और उसकी रोजी रोटी छीन गई हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। ऑस्विट्ज से ढांचव जाता हुआ हमने कुदरत को जी भर के निहारा, हमने हरे भरे फल देखे, सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरह रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए कुदरत को इतनी खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं पाया था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नज़ारों को देखकर बेहद खुश थे। मेरा एक साथी खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। आज़ादी। जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना ही रहम किया जाता कि वे एक कोठरी में जाकर सारा दिन बोझ पर लेटे रहते थे, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले ना सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बेवरिया में बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहां मुझे 50 मरीजों से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वे सब बुखार से तड़प रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी। जो बहुत सीरियस होते थे केवल उन्हें ही एस्पिरिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। मैं हर बीमार की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहां से मुझे बवरिया का लैंडस्केप नजर आया करता। मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, मगर मैं बाहर के नज़ारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म के साथ मिलने वाला था, जिसे हम वहां से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल लिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया, और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार ने पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उनकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारे दर्द देखे। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन कैंप में मेरा आखिर दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था। सारे गार्ड्स और कैपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकालना था, क्योंकि वे लोग पूरे कैंप को जलाने वाले थे।
बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने के आदेश दिए गए। हम दोनों बारी बारी से अपना रक्षक ले आए। हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप के गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडे वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयाँ और सिगरेट्स बांटी गई। सबको वहां से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके थे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर ले। हमारे गन शॉट्स, कानून और राइफल्स की आवाज सुनाई पड़ रही थी। हम जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफेद झंडा फहरा दिया गया था। मेरा नंबर 1,19,104 के सफर का वो आखिरी दिन था।